और बाल्टिक में रूस और जर्मनी के बीच टेंशन हो गई। जर्मनी ने बाल्टिक के ऊपर रूसी जहाज को रोका। रूसी जासूसी विमान को जर्मन जेट्स ने रोका। जर्मनी ने 6 महीने में 9वीं बार रूसी विमान को रोका है। तो रूस और जर्मनी में टेंशन क्या यूरोप में इस वॉर के जाने का संकेत है? नेटो पर भारी संकट। बाल्टिक सागर के ऊपर से रूसी विमान से हड़कंप मच गया। 2 जर्मन विमानों ने रूस के Tu-20M जेट को रोका। पॉलिश और जर्मन क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था यह जेट। 2025 में 9वीं बार रूसी विमानों की घुसपैठ की कोशिश। यूज डोम से 40 किलोमीटर की दूरी से वापस लौटा ये Tu-20M। जासूसी विमानों की निगरानी में जुटे जर्मन अधिकारी। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे साहब, ये क्या मकसद हो सकता है रूस का यहां जासूसी विमान भेजने का? देखिए, 2 बातें तो उभर के उनको साफ दिखती हैं कि पहली बात कि जिस प्रकार से यूरोपियन कंट्रीज नाटो मेंबर्स जो हैं वो अपने आप को अलग थलग पा रहे थे, तो उनका क्या एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड है और किस प्रकार से तैयारियां हैं, इसका जायजा लेने के लिए लगभग कभी सभी देश ऐसा करते हैं कि वो ऐसे ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं ताकि दुश्मन उसके बाद क्या प्रतिक्रिया देता है, उनकी कितनी देर में आता है और कैसी प्रतिक्रिया आती है, उसका एक अनुमान लगाते हैं और उसके हिसाब से अपनी जो है स्ट्रेटजी को डिसाइड करते हैं। तो ये हो सकता है कि उसका हिस्सा भी हो। दूसरी बात ये भी है कि जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है, क्योंकि बातें तो बढ़ रही हैं, यूरोपियन कंट्री ने साफ कहा है कि हम अपना युद्ध जारी रखेंगे, यूक्रेन की मदद करते रहेंगे, चाहे अमेरिका हमारे साथ हो चाहे नहीं हो। जर्मनी और फ्रांस दोनों देश बहुत तेजी से और बहुत खुल के सामने आए। तो निश्चित रूप से रशिया को ये लग रहा था कि शायद उनके एरिया में कुछ डिप्लॉयमेंट हो, उसको जो है उसके सर्वेलेंस के लिए जरूरी था कि जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए थी, इंटेलिजेंस चाहिए था, उसकी गैदरिंग के लिए जहाज गए होंगे। तीसरी बात यह है कि जिस प्रकार से रशियन सेना अपनी आपको जो अपनी मारक क्षमता को बढ़ा रही है और जिस प्रकार से F-16 को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, जो हम खबरें भी आ रही हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल उस्टिमेंको जो है उनकी डेथ हो गई और उनके पास जितने भी वो थे उन्होंने एरियल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया। लेकिन जहां तक क्लेम की बात है, क्लेम तो देखिए एक तरफ से आ रहे हैं, जो रशिया के क्लेम्स हैं वो पब्लिक में नहीं आ पा रहे हैं, तो इनको एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की जो बात की जा रही है, जो एक इंफॉर्मेशन फर्ज करने की बात चल रही है, वो एक बड़ा जो है ये अनुमान नहीं लगाने था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और किस दिशा में जा रहा है। क्रीमिया पर जो बताया गया अटैक, हेलीकॉप्टर्स का नुकसान और उनके रडार सिस्टम का, डिफेंस सिस्टम पर चोट की गई, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा स्ट्रांग सिस्टम वहां पर नहीं था जिसको कि वो क्लेम करें कि उन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। तो इसकी वजह से आगे क्या स्थिति होगी ये थोड़ा सा अभी कहना मेरे ख्याल से प्रीमेच्योर होगा। रीजन ये है कि ये हम देख रहे हैं आज 1222वां दिन है लड़ाई का। तो जब हम 1200 दिन से देख रहे हैं ये लड़ाई होते हुए और कभी लड़ाई इधर भारी होता है, कभी उधर, जब मौके के हिसाब से कोई भी अटैक करता है और वो देखता है कि किस प्रकार से वो डोमिनेट कर पा रहा है, तो ऐसे हालात में चीजें जो बढ़ रही हैं, आगे क्या होगा। साथ में पोलैंड के अंदर सरकार बदल रही है। 6 अगस्त को वहां पर जो है नए शासक आ जाएंगे, कैरलो, और वो जो है कैरलो अब देखना होगा। देखिए बहुत जबरदस्त इसमें परिवर्तन आएगा वहां के जियोपॉलिटिक्स में। कैरलो जो है वो एंटी मूव है, जो यूक्रेन का नाटो की तरफ झुकाव है उसके वो विरोधी हैं। तो वो आगे क्या करेंगे इसका वक्त बताएगा कि उस क्षेत्र का जो इसको हम हंगरी की तरह मान ले, जैसे हंगरी में भी उसका विरोध करता रहा है, तो क्या पोलैंड में भी क्या वैसी सरकार आ रही जो आप कह रहे हैं? निश्चित रूप से जो हालात लग रहे हैं, जो हमको शुरू में जो इशारे मिल रहे हैं वो जाहिर करते हैं कि उस इलाके के अंदर, क्योंकि देखिए मानिए चाहे नहीं मानिए, पूरा विश्व जो है, यूक्रेन भले ही वो सोच रहा है कि वो इतना इफेक्ट नहीं हो रहा उसको और वो आदी हो गया, यूज्ड टू हो गया है, लेकिन बाकी पूरा विश्व जो है रशिया यूक्रेन के तनाव से प्रभावित है। तो ऐसे में कोई नहीं चाहता, और आसपास के क्षेत्र तो ज्यादा है, जैसे कि अभी जो हम जिक्र कर रहे हैं 537 प्रोजेक्टाइल्स का, पोलैंड ने अपने सारे एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। उनके सारे जो एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स थे, लवीव तक एयर प्रोजेक्टाइल गया है, तो लवीव और पोलैंड की दूरी 70-80 किलोमीटर है, तो जाहिर सी बात है वो बॉर्डर से लगता हुआ शहर है और वो वहां से बसें चलती है पोलैंड से लवीव के लिए, तो जाहिर सी बात है ज्यादा दूरी है नहीं, तो वहां पर उन्होंने सोचा होगा कि कहीं यहां तो कुछ नहीं आ रहा जो आप कह रहे हैं। इसी बीच उधर मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का खतरा बरकरार है। ईरान ने साफ कर दिया कि परमाणु बम बनाकर रहेगा वो। उधर अमेरिका लगातार ईरान को धमकी दे रहा है कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं किया तो फिर हमला होगा। ईरान ने न्यूक्लियर साइट के पास सभी सर्विलांस कैमरे को बंद कर दिया है। इसका मतलब साफ है, ईरान अमेरिका से डरने वाला नहीं है। तो क्या मिडिल ईस्ट में अब परमाणु संग्राम तय है? आइए एक बड़ी खबर दिखाते हैं आपको इसी से जुड़ी हुई। ईरानी संसद में लगे अमेरिका मुर्दाबाद के नारे। संसद के स्पीकर ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। और ईरान को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है। ईरान पर हमले की बड़ी तैयारी कर रहा है इजराइल। इजराइल का दूसरा दौर बहुत विनाशक होगा। अल अरबिया टीवी के हवाले से खबर है।
तो देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि ये वॉर खत्म हो गई है, उनके लिए ये एक बड़ी चेतावनी है, क्योंकि अभी एक और बड़ा हमला इजराइल ईरान पे कर सकता है, जानकारी सामने आ रही है। और ईरान चेतावनी दे रहा है कि अब बहुत बुरा हश्र होगा इजराइल का। तो ईरान पर हमले का दूसरा दौर, हमले को लेकर बड़ी तैयारी में जुटा है इजराइल। ईरान पर हमले की बड़ी तैयारी कर रहा है इजराइल। इजराइल दूसरे दौर का हमला शुरू कर सकता है। दूसरे दौर के हमले पहले से ज्यादा विनाशक होंगे। पहले दौर के हमले से इस बार आकार भी बड़ा होगा। ये अल अरबिया टीवी की खबर है। क्या संभव है हमला और क्यों संभव है? ईरान परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम नहीं रोका तो ये हमला होगा।